सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपना लेसन नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज अपन उसमें आगे पढ़ेंगे। 3 क्लासें अपन पढ़ चुके हैं, 3 क्लासें उसकी ले चुके हैं और आज अपन आगे पढ़ेंगे वो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, है ना। गोलीय दर्पण से परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं इनको अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए आज अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम आने चाहिए और ये नियम है वो पिछली क्लास में मैं अच्छे से विथ डायग्राम समझा चुका हूँ। तो आज अपने को अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास अपने अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब के निर्माण की रहने वाली है। अब इसके अंदर टोटल 6 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति प्रतिबिंब निर्माण की क्या बनेगी, वो बनेगी अपने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, है ना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसकी विशेषताएं क्या होगी। फिर अपन पढ़ेंगे जब वस्तु सी से परे, सी से परे का मतलब होता है सी के पीछे, अर्थात अनंत व सी के मध्य हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी। तो ये सब यहाँ पे विशेषताएं लिख रखी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इनको पढ़ लेना, पर अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझना है अच्छे से। उसके बाद में स्थिति नंबर 3 है जब वस्तु सी मतलब 2F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी। चौथी स्थिति में जब वस्तु सी का मतलब होता है 2F, सी का मतलब क्या होता है 2F एवं F के मध्य स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी होगी ये देखेंगे। इसके अलावा स्थिति नंबर 5 जब वस्तु F पर स्थित हो, F का मतलब फोकस पर स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी होगी। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे स्थिति नंबर 6 जब वस्तु F व P, F का मतलब फोकस और P का मतलब ध्रुव के मध्य स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी। तो इनके बारे में अपने को डिटेल से देखना है। तो बिना समय खराब किए सबसे पहले अपन स्थिति 1 की बात कर लेते हैं, है ना। स्थिति 1 जब वस्तु का हो, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु का हो अनंत पर स्थित हो, है ना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत का मतलब है दर्पण के सामने, अनंत का मतलब है दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो। हमें दूरी का पता नहीं है, हमें दूरी का क्या नहीं है, पता नहीं है। अब एक बार आप ध्यान से समझ लो, अपन ने पहले पढ़ा था गोलीय दर्पण, क्या पढ़ा था, गोलीय दर्पण हमने पढ़े थे, ठीक है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के बता रखे हैं मैंने। गोलीय दर्पण मैंने आपको बताए 2 प्रकार के। कितने प्रकार के गोलीय दर्पणों के कितने प्रकार बताए आपको, 2 प्रकार बताए। एक होता है अपने अवतल दर्पण और एक होता उत्तल दर्पण, ठीक है। एक तो होता अवतल दर्पण और एक होता अपने उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो अपन कुल स्थितियां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6 स्थितियां ऐसी है जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित बनती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित 2 स्थितियां बनती है। तो अवतल में 6 क्यों बनती है, उत्तल में 2 ही क्यों बनती है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां, टोटल 6 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां, 6 स्थितियां बनती है। जबकि उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां बनती है, 2 स्थितियां। कितनी, 2 स्थितियां। तो अवतल दर्पण में 6 क्यों बनती है और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां क्यों बनती है, इसका भी मैं कारण बताऊंगा आगे अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उस टाइम से। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में अपन आज की क्लास में पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, और ये स्थितियां बनती है 6 से ज्यादा कोई स्थिति नहीं बन सकती है। अवतल दर्पण में अपन 6 अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंब को रख सकते हैं, 6 ही स्थितियां बनती है। तो आज इन 6 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे
और कल की क्लास में अपन उत्तल दर्पण से निर्माण की जो ये दो स्थितियां हैं तो इनके बारे में चर्चा करेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग अपन दैनिक जीवन में कहाँ पर करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ पर होता है, जो वाहनों के जो हेडलाइट वगैरह है या जो ड्राइवर साइड में जो लगे हुए जो दर्पण है, इन सब में इन्हीं दर्पणों का उपयोग होता है। तो कौन से दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ये रहेगी अपनी अगली क्लास, है ना, आगे की क्लास। आज अपने को इन 6 स्थितियों के बारे में देखना है। तो सबसे पहले स्थिति हमारे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब है अनंत दूरी पर स्थित हो दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं अपन। अब अवतल दर्पण के सारे जो पारिभाषिक शब्द हैं वो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ठीक है, कैसे बनाते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है, ठीक है। ये जो लाइनिंग कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है। तो ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण, ये एम और एन क्या हो गया, इसका द्वारक हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र है और यहाँ पे है फोकस। आपको ये बराबर दूरियां माप के चलनी, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये जो है ये दर्पण का कहलाता है ध्रुव, जिसको अपन P से दर्शाते हैं। P से लेकर C के बीच की दूरी अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इस टोटल दूरी का क्या होती है, आधा। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगी, या यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। और ये सारी चीज़ें मैं पहले की क्लासों में समझा चुका हूँ। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को देखकर आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो ये चीज़ें अपने समझ में आएगी। अब अपन बात करें अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत दूरी पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है, अनंत। अनंत का मतलब है दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखी गई है, इसके बारे में अपने को कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है। 5 मीटर है, 10 मीटर है, हमें उसकी दूरी का पता नहीं है। तो जब भी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत दूरी पर माना जाता है तो हमें कोई वस्तु की आकृति और आकार का कोई पता नहीं होता है कि वस्तु बड़ी है छोटी है। ऐसी कंडीशन में दर्पण के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है। और डायग्राम बनाने के लिए अपने को मान के चलना है कि जब दर्पण के सामने अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है ना, दर्पण के सामने अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, दूरी का हमें पता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत सारी हो जाती है, इसलिए उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वो समांतर आती है। क्या आती है, समांतर आती है। अब कहोगे वस्तु से प्रकाश की किरणें कहाँ से आती है, प्रकाश की किरणें तो लाइट से आती है, मोमबत्ती से आती है या सूर्य से आती है। अरे इन हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु के, जैसे मान लिया अंधेरा है, अंधेरे में तो नहीं दिखाई देती है फिर कोई वस्तु, जैसे बल्ब ऑन करेंगे तो अंधेरे में दिखाई देने लग जाएगी हमें। क्यों, क्योंकि बल्ब ऑन करेंगे तो प्रकाश वस्तुओं के ऊपर पड़ेगा और वस्तुओं से प्रकाश वापस टकराकर हमारी आंखों में आएगा, तब वस्तु हमें दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है वस्तु के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को वो क्या कर देगी, परावर्तित करेगी। अब वो प्रकाश आएगा इधर, ठीक है, दर्पण पे आएगा, तो यहाँ पे अपन मान के चलते हैं कि समांतर आता है। क्या आता है, समांतर। तो अपने को कम से कम, कल मैंने आपको 4 जो नियम है गोलीय दर्पण से परावर्तन के, गोलीय दर्पण से परावर्तन के कितने नियम बताए थे, 4 नियम। कितने नियम बताए थे, 4 नियम। इन 4 में से अपने को कोई 2 नियम यूज में लेना है ना, कोई 2 नियम, कोई 2 नियम ले लो या 2 किरणें, 2 प्रकाश किरणों का उपयोग करना है। कोई 2 किरणों का क्या करना है, उपयोग करते हुए अपने को क्या बनाना है, डायग्राम। उपयोग करते हुए चित्र निर्माण करना है या प्रतिबिंब निर्माण करना है। प्रतिबिंब निर्माण सीखना है या करना है, आगे बात समझ में। अब
अपने को दो किरणें लेनी है, दो रहे, चाहे तो वो अपने एक ही नियम की हो सकती है या दो अलग अलग नियमों की हो सकती है ना। दो किरणें जो अपन ले रहे हैं वो या तो क्या हो सकती है, एक ही नियम से संबंधित दो किरणें हो सकती है, एक ही नियम से संबंधित, या फिर दो अलग अलग नियमों से, दो अलग अलग नियमों से संबंधित हो सकती है, ठीक है, नियमों से संबंधित। अभी देखो, अभी यहां पे आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। देखो, मान लिया कि ये अवतल दर्पण है, इसके सामने अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, अपने को उसकी डिस्टेंस का कोई पता नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, उस वस्तु से आने वाला प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। क्या आएगा, समांतर आएगा। तो अपन पहला जो नियम कल हमने पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण वाला, उसी को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो मान लिया अनंत दूरी पे है, तो अपने वस्तु की साइज का पता नहीं है, तो उससे समांतर प्रकाश की किरण, बहुत सारी किरण आएगी, एक नहीं बहुत सारी आएगी, पर ज्यादा किरणें लेंगे तो चित्र में जटिलता उत्पन्न हो जाएगी, डायग्राम बेकार सा बन जाएगा। इसलिए दो किरणों का उपयोग करना है, दो किरणों का उपयोग करते हुए अपने को डायग्राम खींचने हैं, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, कल हमने नियम पढ़ा था, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। ये मुख्य फोकस से इस प्रकार से गुजर गई, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरण एक और लेता है, ये मुख्य अक्ष के नीचे ले लेता है, तो ये मान लिया इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है। मुख्य अक्ष कहाँ है, ये रहा मुख्य अक्ष। इसको किससे दर्शाता है अपन, एक्स एक्स डैश है, मैंने सीधा ही नाम लिख दिया, ज्यादा नाम से फिर डायग्राम गंदा बन जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष है, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये फोकस से गुजरे। तो दोनों परावर्तित प्रकाश किरण, एक तो ये है, एक तो ये परावर्तित प्रकाश किरण है, एक ये, दोनों परावर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, फोकस पर। मुख्य फोकस बोल दो, फोकस बिंदु बोल दो, या केवल फोकस बोल दो, चलेगा। तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, फोकस पर। ध्यान रखना है, दर्पणों में परावर्तित प्रकाश की किरण जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जहां पे एक दूसरे को काटती है, वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये ध्यान रखना है। इसलिए कम से कम कितनी रेखाएं या किरणें लेनी है अपने को, दो लेनी, क्योंकि दो एक दूसरे को काट सकती है, एक से तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। कम से कम कितनी लेनी है अपने को, दो। और नियम कितने बताए मैंने, 4। तो दो प्रकाश की किरणें चाहो तो एक ही नियम की ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ले रखी, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही है, और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही है। तो नियम तो एक ही नियम की दो किरणें ले ली, एक ही नियम की कितनी किरणें ले ली, दो ले ली। या जब मान लिया एक ही नियम की दो किरणों से काम नहीं चलता है, तो अपने को दो अलग अलग नियमों की दो किरणें ले लेनी, जो आगे अपन 6 स्थितियां पढ़ेंगे तो अभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो प्रतिबिंब कहां पे बना है, प्रतिबिंब फोकस पर बना है। कहां पर बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पे बना। अब अपने को प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, प्रतिबिंब की अपने को विशेषताएं लिखनी होती है। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी, देखो। अब विशेषताओं को अपने को बिल्कुल भी रटना नहीं है। दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण यदि आपको सीखना है, तो एक तो वो जो 4 नियम मैंने बता रखे हैं, वो 4 नियम आपको आने चाहिए। नियम आने के बाद में दूसरी शर्त यह है कि ये जो डायग्राम है वो बनाना आपको सटीक आना चाहिए। CF के बीच का बराबर गैप, ये दर्पण सही, मुख्य अक्ष बिल्कुल समांतर, ये प्रकाश की किरणें बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। आगे बात समझ में। मेरे यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी है ना, बोर्ड थोड़ा स्मूथ होने की वजह से मार्कर फिसल रहा है, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, पर हमें क्या है कि स्थितियाँ पता है कौन सा कहाँ पे बनेगा, इसलिए अब लगभग वहीं पे हम पहुँच जाते हैं। स्केल का उपयोग करते हुए अपने को सही डायग्राम बनाना है। आगे बात समझ में। तो अब प्रतिबिंब की विशेषताएं देखो, विशेषताएं क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की विशेषताएं देखो, प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी। पहली बात तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, जहां पे बन रहा है वो पहली विशेषता हो जाएगी। प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु को कहां रखा गया, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है,
फोकस पर। कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो पहली विशेषता तो ये हो जाएगी अपने, पहली विशेषता क्या हो जाएगी? फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? फोकस। फोकस बोल दो, मुख्य फोकस बोल दो, फोकस बिंदु बोल दो, फोकस एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस एफ पर बनेगा। दूसरी विशेषता बताओ, दूसरी क्या होगी? फोकस पर बन रहा है, बिल्कुल बिंदु साइज में बन रहा है, बिल्कुल छोटा। वस्तु देख लो इतनी बड़ी है, मान लिया कि इतनी बड़ी वस्तु है, एक ऊपर से प्रकाश की किरण वस्तु से आ रही है और एक नीचे से आ रही है, मान लिया, मान लो कि इतनी बड़ी वस्तु है। हालांकि अपने को वस्तु की साइज का कोई पता नहीं होता है, पर इन किरणों के आधार पर मान लो इतनी बड़ी साइज है, तो एक प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है और एक मान लिया नीचे। अब इसके बीच में बहुत सारी किरणें, सारी की सारी परावर्तित होकर कहाँ मिलेगी? या फोकस में मिलेगी। अब फोकस में बिंदुवत मिल रही, इसलिए प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदुवत होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा। प्रतिबिंब बहुत छोटा, प्रतिबिंब बहुत छोटा, बहुत छोटा। और कैसा होगा? बिंदु साइज का, बिंदुवत होगा। कैसा होगा? बिंदुवत, बिल्कुल छोटा, बिंदु के समान होगा। किसके समान होगा? बिंदु के समान होगा, बिल्कुल। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। अब देखो, अवतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो यहाँ पे परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? वास्तव में मिल रही है ना भाई। ये प्रकाश की किरणें इधर गई, दर्पण से परावर्तित होकर इधर आ गई। ये प्रकाश की किरण इधर से गई, दर्पण से परावर्तित होकर इधर आ गई। वास्तव में ये मिल रही है। इसलिए अवतल दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होता है? वास्तविक होता है। कैसे होता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये तो आपको ध्यान रखना है। अब कहोगे कि यहाँ पे उल्टा और सीधा कैसे पता चलेगा? तो ये भाई बिंदुवत है, ये जो प्रतिबिंब है बिंदुवत है, इसलिए इस स्थिति में उल्टा होगा। इसको अपन बोर्ड पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत बिंदुवत, बहुत छोटी साइज का होगा। पर रूल ये कहता है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होगा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो कैसा होता है? उल्टा ही होता है। ये आप गांठ बांध के तैयार रख लो। आगे की जो 5 स्थितियां आएगी उनमें ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। या तो बिंदु साइज में बन रहा है तो उल्टा कैसे बना वो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे इतना ही समझ में आ रहा है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही, इसलिए वास्तविक होगा। और वास्तविक है तो वो उल्टा भी होता है। क्या होता है? उल्टा। तो अगली विशेषता हो जाएगी प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, ये हो गई अगली विशेषता। और उसके बाद में अपने लास्ट चौथी विशेषता क्या होती है? जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कहां पर प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर। कैसे? जहां पे ये फोकस है उस फोकस के स्थान पे क्या लगा दो? पर्दा। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा। जहां पे प्रतिबिंब बन रहा फोकस की जगह आप कोई पर्दा लगा दो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? पर्दे पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? पर्दे पर बन जाएगा। इसलिए इन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात सुन, इनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विशेषताएं होती है इससे संबंधित। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसका आप डायग्राम इसका ले लो स्क्रीनशॉट चाहो तो, अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस स्थिति का। अब अपन बात करें स्थिति नंबर 2 की। तो स्थिति 2 क्या हो जाएगी? स्थिति 2 हो जाएगी जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु C से परे हो। जब वस्तु C का वक्रता केंद्र C से परे, C से परे का मतलब हो गया अनंत व C के बीच में। कहाँ हो वस्तु? अनंत एवं C के मध्य। C का मतलब वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो। मध्य स्थित हो या स्थित हो या हो केवल लिख लो। ठीक है, तो जब वस्तु C से परे, C का मतलब हो गया वक्रता केंद्र, परे का मतलब होता है पीछे। परे का मतलब क्या होता है? पीछे हो। तो C के पीछे हो मतलब अनंत और C के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आगे बात समझ में? देखो 6 कंडीशन कैसे बनती है। मैंने कहा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है।
6 ही क्यों बनती है? देखो मैं बताऊं इस डायग्राम में। यहाँ पे देखो पहले अपन अवतल दर्पण बना लेते हैं। अब इसमें देखो 6 ही कंडीशंस क्यों बनती है, 6 ही स्थितियां क्यों बनती है, उसका चक्कर देखो क्या चक्कर, ये 6 का क्या माजरा है। पहली बात तो वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनंत। अनंत दूरी, अपने को कोई पता नहीं है दूरी का कि भाई वस्तु कहाँ रखी गई, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई अनंत वाली। अब देखो दूसरी क्या है, अब दर्पण के अंदर कितनी स्थितियां हैं, पी, एफ और सी, 3 स्टेशन है। कितने स्टेशन है, 3 स्टेशन है। मान लिया कि इधर से बस आ रही है, लास्ट स्टॉपेज ये है, तो एक तो लास्ट में इधर है अनंत, क्या है, अनंत। अब अनंत का अपने को पता नहीं, अनंत के बाद में क्या आ रहा है, सी, सी के बाद में आ रही है अगली स्टेशन एफ, एफ के बाद में लास्ट स्टॉपेज आ रहा है पी, ये मान लो, ऐसे मान लो। अब अनंत से लेकर इस पी के बीच में 6 स्थितियां क्यों बनती है, और अन्य स्थितियां या 6 से कम स्थितियां क्यों नहीं बन सकती है। देखो पहली कंडीशन हो गई अनंत वाली, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। अब कहाँ रखोगे, इधर तो कोई नाम वाम है नहीं, अनंत के बाद में सीधी अगली स्टेशन पर की कौन सी आएगी, अगली बस की स्टेशन आएगी सी, वक्रता केंद्र वाली। कौन सी, वक्रता केंद्र वाली। तो क्या बोलोगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख दो वस्तु को, यही तो लिखा हुआ है, अनंत एवं सी के मध्य, अनंत एवं सी के मध्य, आप कहीं पर भी रख दो वस्तु को। इसी को बोलते हैं सी से परे। परे का मतलब होता है पीछे, परे का मतलब क्या होता है, पीछे। सी से पीछे आप कहीं पर भी रख दो, तो चाहे तो सी से परे बोलो, चाहे सी से पीछे बोलो, चाहे अनंत और सी के बीच में बोलो, तीनों नाम एक ही कंडीशन के हैं। आगे बात समझ में। अब देखो ये हो गई दूसरी कंडीशन, दूसरी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब तीसरी क्या होगी, अनंत और सी के बीच में आ गए अगली स्टेशन। अब ऐसा नहीं सर यहाँ पे रख दी, अब यहाँ पे ही रख सकते हैं, तो उसको कहेंगे तो एक ही नाम है ना भाई। मान लिया आपने वस्तु को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, या आपने वस्तु को यहाँ रख दिया, तो है तो अनंत और सी के बीच में, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो और चाहे यहाँ रखो, कंडीशन का नाम तो एक ही होगा ना। इसलिए कहीं पर भी रख दो, उसको अनंत और सी के बीच में माना जाएगा, कंडीशन वो एक मानी जाएगी। एक हो गई अनंत वाली, कितनी हो गई, 2। तीसरी, अब कहां पे आएगी वस्तु, सी पर। कहां पे आएगी, सी पर, यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं वस्तु को। तो हो गई तीसरी कंडीशन सी की। तीसरी स्थिति कौन सी हो गई, सी पर। तीसरी कौन सी हो गई, सी पर हो गई। चौथी, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रख दो, नाम तो यही देंगे, सी और एफ के बीच में, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, या कहीं पर भी रख दो, सी और एफ के बीच में। तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, सी और एफ के बीच में। चौथी क्या हो जाएगी, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, ठीक है। अब कहाँ हो जाएगी, अब आ जाएगा एफ, अगली स्टेशन कौन सी आ जाएगी बस की, एफ, मान लो एफ आ गई, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो अगले हम प्रतिबिंब को कहाँ रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं। तो कितनी हो गई, पांचवी क्या हो गई, एफ पर, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, एफ पर। अब एफ के आगे चलेंगे तो एफ और पी के बीच में कहीं रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, पर कंडीशन तो एक ही मानी जाएगी। क्या कहेंगे उसको, एफ और पी के बीच में। क्या कहेंगे उसको, एफ और पी के बीच में ही कहेंगे, ठीक है। तो अगली लास्ट छठी कंडीशन हो जाएगी एफ व पी। एफ का मतलब फोकस और पी का मतलब ध्रुव के मध्य, ध्रुव के काओ मध्य। तो ये 6 कंडीशन बनती है। अब कहोगे कि पी पर भी रख सकते, ये तो दर्पण का भाग है, दर्पण के अंदर थोड़ी रखोगे। परावर्तक पृष्ठ की सतह का मध्य बिंदु है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की सतह का एक मध्य बिंदु है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। पी से दर्शाता है पोलर यानी ध्रुव। तो इसके ऊपर थोड़ी, ये तो दर्पण का भाग है, दर्पण के अंदर घुसेड़ोगे वस्तु को, दर्पण के अंदर तो नहीं घुसेड़ेंगे ना। हाँ, तो बस यही बात है, आगे बात। तो ये 6 कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन बता दिए। दूसरी, जब वस्तु सी से परे, मतलब अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब की विशेषताएं कैसी होगी, देखते हैं। देखो चलो, सी से वस्तु परे है तो यहाँ पे मान लेते हैं एक वस्तु को रख देते हैं, और वस्तु का नाम है ए और बी। अब यहाँ पर अपने को कंडीशन का पता है, सी से परे निश्चित दूरी पर वस्तु रखी गई है, इसलिए हमें वस्तु की साइज भी पता होगी। क्या होगी, हमें वस्तु की क्या होगी, साइज भी पता होगी। तो यहाँ इस प्रकार से मान लो कि कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है।
थोड़ा इसको बड़ा कर लेता है ताकि प्रतिबिंब सही बनेगा। तो ये है अपने ए और बी क्या एक वस्तु है। पहला नियम क्या कहता है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। पहला रूल यही कहता है। और अब यहाँ पे एक और रूल काम में लेता है। दूसरा रूल क्या कहता है, मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण, कहां से, मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां से इधर गई, इधर से परावर्तित होकर इधर आ गई, ये वाली इधर से गई इधर आ गई, मतलब मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दोनों जो है वो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इसके बीच में बन जाएगा, सी और एफ के बीच में कहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं बीचों बीच बनेगा, सी और एफ के बीच में बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, सी और एफ के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। तो अब प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएगी, देखो प्रतिबिंब की विशेषताएं पर लिखते हैं। ठीक है, विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी होगी, देखो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में। कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो पहली विशेषता हो जाएगी सी व एफ के मध्य बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा। दूसरी विशेषता, अब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो देखो प्रतिबिंब की साइज ये है इतनी सी, और बिंब की साइज ये, प्रतिबिंब की साइज ये, तो वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा। देख लो, अब स्केल नहीं है मेरे पास में, मापने से आपको खुद को ही पता चल जाएगा। ठीक है, और इन सारी विशेषताओं को याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं। वो ट्रिक क्या, अभी देखते जाओ आप पूरी क्लास को। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, देखो ये मान लिया कि इतनी बड़ी वस्तु है, अब मैं इसको बिना हिलाते हुए हाथ को ला रहा हूं, यह इतनी होनी चाहिए थी, पर प्रतिबिंब तो इतना ही है, छोटा। वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा, तो छोटा होगा प्रतिबिंब। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब ध्यान रखना, इसका ट्रिक क्या है, अपन अनंत से छठी स्थिति की ओर जाएंगे। तो पहले वस्तु अनंत पर थी, फिर पास में लाए, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास में लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी पीछे चला जाएगा, पीछे जाता जाएगा, साथ ही साथ बड़ा होता जाएगा। पहली कंडीशन क्या थी, अनंतवाणी। क्या थी, अनंतवाणी। जब अनंत पे वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस में बन रहा था। कहाँ पे बन रहा था, फोकस में बन रहा था, बिंदु साइज में बन रहा था। अब प्रतिबिंब को आगे लेकर आगे, कहाँ लेकर आगे, सी और अनंत के बीच में। तो ये फोकस से इधर सरका गया है ना, एक स्टेप वस्तु को आगे सरकाएंगे तो प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे सरक जाएगा। स्थितियां वही 6 रहने वाली है ना, समझ में आ गया। एक स्टेप प्रतिबिंब को 6 स्थितियां बताई, 6 स्टेप, एक एक स्थिति जैसे जैसे आगे की ओर लाएंगे वस्तु को वैसे वैसे प्रतिबिंब भी एक एक स्टेप पीछे सरकता जाएगा। जैसे प्रतिबिंब कहां पर था, सॉरी वस्तु कहां पर थी, अनंत पे, तो कहां पर बन रहा था, फोकस में। अब अनंत और सी के बीच में लेकर आ गए तो सी और इसके बीच में आ जाएगा। तीसरी वाली कंडीशन पे क्या, कहां रखेंगे, सी पे रखेंगे, तो ये भी सी और एफ के बीच में से निकलकर यहां सी पे आ जाएगा। देखेंगे अभी इसको, पहले इसको देखो आप। तो प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनता है, छोटा बनता है। प्रकाश की किरणें देख लो वास्तव में मिल रही है, परावर्तित प्रकाश की किरणें, ये यहां से आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही, तो वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, वास्तविक में क्या होगा, उल्टा। कैसे, देखो प्रतिबिंब इधर था, मुख्य अक्ष के ऊपर, वस्तु को कहां रखा गया, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया, और वस्तु को रखा गया मुख्य अक्ष के ऊपर, ये रहा मुख्य अक्ष, वस्तु को रखा गया ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा होकर नीचे आ रहा है। हेड, जो ये हेड है वो आ गया नीचे, और आधार अपनी जगह ही है भाई, ए की जगह ए ही है, ए की जगह क्या ए, तो इसको अपन क्या देंगे, ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश, है ना, मतलब उल्टा हो गया, ऊपर था और ऐसे प्रतिबिंब बन गया, है ना। जैसे मान लीजिए ये है तो ऐसे प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि ऊपर वाली प्रकाश की किरण इधर आ गई नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, क्योंकि वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे। तो आधार तो अपने, ये इसके पैर मान लो वस्तु के, तो वस्तु के पैर तो अपनी जगह ही है, पैर तो अपनी जगह ही है,
सिर घूम के नीचे आ गया, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा, उल्टा हो गया। तो इसको बी डैश इसको देंगे, ऐसे नहीं इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, ए डैश और ये बी नीचे आ गया, बी डैश नाम दे दिया। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, और साथ ही साथ उल्टा होगा क्योंकि वस्तु को रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब बनता है मुख्य अक्ष के नीचे। आगे बात कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। जैसे जैसे प्रतिबिंब इधर आएगा बड़ा बनता जाएगा। पहली वाली कंडीशन पे जब वस्तु अनंत पे थी तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने कहा वस्तु की साइज का अपने को कोई अता पता नहीं, तो प्रतिबिंब बन रहा था बिंदु साइज। कैसा बन रहा था, बिंदु साइज में। अब प्रतिबिंब को आगे लेकर आगे, अनंत और सी के बीच में लेकर आगे, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वस्तु से बड़ा नहीं है। अभी भी वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब देख लो इतना ही है, अभी भी वस्तु से छोटा है। अगली कंडीशन की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु का हो वक्रता केंद्र सी पर, जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो देखो जब वस्तु सी पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अपन दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हो गया मुख्य अक्ष खींच देते हैं फटाफट, ये हो गया मुख्य अक्ष, बी ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। नाम लिख दो, प्रत्येक डायग्राम में नाम लिखना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है, प्रत्येक डायग्राम में नाम लिखना है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया सी और ये हो गया एफ, सी और एफ। अब वस्तु को ये एम एन द्वारक, एम और एन क्या हो गया, द्वारक। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं भाई, अगली स्टेशन का नाम बताओ। अगली स्टेशन का नाम है अपने सी पर, कहाँ, सी पर। चलो रख देते हैं सी पर वस्तु को, ठीक है, ये रहा सी। अब यहाँ रख देते हैं वस्तु को, वस्तु को नाम दे दो ए और बी, पैर नीचे वाला भाग वस्तु का ए और ऊपर वाला भाग दे दिया बी। अब रूल लागू करते हैं। पहला रूल क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर वाला लागू हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा नियम लागू कर लो, मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, इस प्रकार से। तो ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण इधर निकल गई, और फोकस से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। दोनों परावर्तित प्रकाश, ऐसे नहीं सर यहां पर काट रही है ना, ये तो आपतित प्रकाश की किरण है। परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती है प्रतिबिंब वहां पर बनेगा। ऐसे नहीं सर यहां पर भी तो काटती है, यहां पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बन रहा है। ये आपतित प्रकाश की किरणें एक, ये आपतित है, ये नहीं, कम से कम दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें होनी चाहिए। तो परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहां काट रही है, यहां पर। तो इसको मिला दो, ये मिला दो, यहां से ये मिला दिया, तो यहां पे ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। इसको नाम दे दो ए डैश और इसको बिंदु को नाम दे दो बी डैश। क्या हो गया, ए डैश और बी डैश हो गया। आगे बात समझ में, ये प्रतिबिंब बन गया। अब देखो प्रतिबिंब कहां पर बना है, बताओ। विशेषताओं की बात करें, किसकी बात करें, विशेषताओं की। विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएगी बताओ। पहली विशेषता अपने को बतानी है कि कहां पर बन रही है। पहली विशेषता का कहां पर बन रही है, आगे बात समझ में। तो कहां पर बन रही है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है सी पर, सी पर ही बन रहा है। वस्तु कहां रखी गई है, सी पर। कहां बन रहा है, सी पर बन रहा है। अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब देखो सी पर है और सी पर ही बना, बराबर साइज का बना। देख लो ये मेरे अंगुलियां यहाँ पे है, मैंने रख दी, बिना हिलाए मैं रख रहा हूं यहाँ पे, बराबर, तो बराबर साइज का होगा। दूसरी विशेषता क्या होगी, बराबर साइज का। प्रतिबिंब पूरा लिखना है आपको, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इधर, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। क्या लिखना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का अर्थात बराबर साइज का होगा, और अगली ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है
तो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। वास्तविक व उल्टा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है और नीचे बन रहा है ना, ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे, ये सिर वाला भाग घूमकर नीचे आ गया है ना। आधार पैर अपनी जगह ही है, वस्तु के पैर है वो अपनी जगह ही है, आधार बोल दो पैर बोल दो, तो आधार या पैर अपनी जगह ही है। आगे बात समझ, तो ये हो जाएगा आपकी इसकी विशेषता। वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है, परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक है तो इनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगी विशेषता इसकी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्थिति की बात करें, स्थिति 4, ठीक है, स्थिति 4, चौथी स्थिति। अब चौथी स्थिति कौन सी हो जाएगी बताओ? सी पर तो आ गए, सी के अगली स्टैंड कौन सी आएगी? सी और एफ के बीच में। तो जब वस्तु का हो सी और एफ के बीच में, जब वस्तु सी एवं एफ के मध्य स्थित हो, कहाँ हो जो वस्तु सी एवं एफ के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? डायग्राम देखते हैं फटाफट। देखो वस्तु को मान लिया सी और एफ के बीच में, यह हमने रख दिया, ठीक है। ए और बी, ये क्या है? ए और बी वस्तु है। चलो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है ये, ठीक है। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी? फोकस से, ये फोकस से गुजर गई। आगे बात सुन, दूसरा, फोकस से आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी इस प्रकार से। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से परावर्तित हो गई, फोकस से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां पे काट रही है? यहां पे काट रही है। इसको यहां से मिलाओ, ये हो गया बी, नीचे आ जाएगा बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश। अब बताओ प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएगी? देखो विशेषताएं देखते हैं अपन, प्रतिबिंब की विशेषताएं तो कौन कौन सी विशेषता हो जाएगी? पहली विशेषता तो बताओ कहां पर बन रहा है, स्थिति बताओ फटाफट। कहां बन रहा है? सी के पीछे बन रहा है, ये रहा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये रहा यहां पर, और प्रतिबिंब सी के पीछे बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी के पीछे, मतलब सी से परे, सी से परे मतलब अनंत व सी के बीच में, अनंत व सी के बीच में लिख दो, मध्य में लिख दो। मध्य का मतलब ये नहीं बीचों बीच बनेगा, कहीं पर भी बन सकता बीच में। दूसरी विशेषता, अब बताओ वस्तु से बड़ा है या छोटा है? मैंने क्या बताया ट्रिक? मैंने ट्रिक बताया पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पे होती है तो फोकस पे बनता है बिंदु साइज में, फिर आगे लाते हैं अनंत और सी के बीच में तो बनता है प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में, थोड़ा वस्तु से बड़ा। तीसरी कंडीशन में प्रतिबिंब को सी पे रखा गया था और बिंब को सी पर रखा गया था और प्रतिबिंब भी सी पे बन गया, तो जहां पे रखा गया वहीं पे प्रतिबिंब बन गया, तो बराबर साइज का, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी क्या होती है? बराबर। प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी क्या होती है? बराबर। तो दोनों बराबर स्थिति पे होते हैं तो बराबर साइज के भी होंगे। अब देखो वस्तु तो रखी गई यहाँ, प्रतिबिंब बन रहा है उसके पीछे, तो जैसे जैसे प्रतिबिंब पीछे बनेगा वस्तु से, ये आप ट्रिक मान के चलो, ज्यादातर कंडीशन में जैसे जैसे प्रतिबिंब है वो वस्तु के पीछे बनेगा तो वो बड़ा बनेगा, और यदि प्रतिबिंब में वस्तु के आगे बन रहा है तो वो छोटा बनेगा, बराबर साइज में बन रहा है। जैसे तीसरी कंडीशन में बड़ा सी पर रखा गया था और सी पर बन गया तो बराबर साइज का बन गया। क्या बन गया? बराबर साइज का बन गया। तो जैसे जैसे वस्तु आगे आएगी प्रतिबिंब पीछे सरकेगा और बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लो प्रतिबिंब इतना सा है, अब मैं हिला नहीं रहा हूँ, इतना सा होगा तो फिर इतना होना चाहिए, लेकिन देख लो प्रतिबिंब तो इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा का मतलब विवर्धित प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? विवर्धित, बड़ा, अर्थात विवर्धित, अर्थात विवर्धित भी बोलते हैं इसको, मतलब वस्तु से बड़ा, विवर्धित। कैसा होगा प्रतिबिंब? विवर्धित हो जाएगा। अब तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी अपने?
देखो तीसरी विशेषता, वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही है। भाई परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक है तो उल्टा है, क्योंकि वस्तु को तो रखा गया मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा मुख्य अक्ष के नीचे, है ना। तो वास्तविक व उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, मैंने बता रखा है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये मान के चलो आप, है ना, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चौथी विशेषता क्या हो जाएगी? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी विशेषताएं। आगे बात समझ, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब बात करें स्थिति नंबर 5 की, तो पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी? जब वस्तु कहां रखी गई हो? फोकस पर। जब वस्तु फोकस F पर स्थित हो, वस्तु को कहां रखा गया है? फोकस पर रखा गया है, F पर रखा गया है। कहां रखा गया? F पर रखा गया, फोकस पर रखा गया। देखते हैं डायग्राम, देखो तो ये हो गया अपना डायग्राम क्लियर। अब वस्तु को कहां रखा गया? फोकस पर। कहां पे रखा गया? फोकस पर। तो ये वस्तु यहां रखी गई फोकस पर। फोकस पर जब वस्तु रखी गई है, ठीक है, तो पहला नियम तो लागू हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण वाला। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी इस प्रकार से। ये वस्तु का नाम दे दो ए और बी। ए और बी वस्तु है। दूसरा नियम लागू यहां पे नहीं होगा फोकस वाला, कि फोकस से आपतित पर, फोकस पर तो वस्तु को रखी गई, यहां से कैसे जा सकती है? इधर से घूम के ऐसे थोड़ी जाएगी, इधर से घूम के ऐसे थोड़ी जाएगी। तो दूसरा नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। तीसरा और चौथा जो कल मैंने बताया था, गोलीय दर्पण से परावर्तन के कितने नियम बता रखे? 4। 4 में से मैंने कहा कोई एक नियम की 2 किरणें ले लो, या 2 अलग अलग नियमों की किरणें ले लो। आगे बात है, तो दूसरा नियम यहाँ पे काम ही नहीं आएगा। अपन वो ध्रुव पे आपतित प्रकाश की किरण वाला वो लेते हैं, वो थोड़ा ईजी पड़ेगा अपने, है ना। तो मान लिया कि ये प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित हो रही है इस प्रकार से, तो परावर्तन के पश्चात वो किस प्रकार परावर्तित होगी? ये नियम में लिखा रखा है कि जितना मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष और ये रही आपतित प्रकाश, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? उतना का, जिसको अपन बोलता है कोण आई, आपतन कोण, उतना का उतना ही कोण मुख्य अक्ष और परावर्तित प्रकाश की किरण के बीच में बनेगा। तो ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। अब देखो मेरा ये जो बोर्ड है वो बड़ा स्मूथ है और इधर मार्कर है, तो एक दूसरे पे फिसल रही है। फिसलने की वजह से थोड़ी रेखा सीधी नहीं बन रही, ऐसा नहीं कि सरके सीधी नहीं बन रही, है ना। स्केल से फिर बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा रफ होना चाहिए, बोर्ड थोड़ा रफ होता है तो थोड़ा डायग्राम चिपक, ये पेन चिपकते चलता है, उस समय धंसता हुआ चलता है। अब ये फिसल रहा है स्मूथ होने की वजह से, तो भाग रहा है ये मार्कर, इसलिए डायग्राम थोड़ा सही नहीं बढ़ रहा है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे की क्या रहेगी? समांतर। समांतर प्रकाश की किरणें कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती है। इसलिए माना जाता है कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। क्यों? क्योंकि समांतर प्रकाश की किरणें कभी नहीं मिलती है, अनंत तक जाती है। कहाँ जाती है? अनंत तक जाती है। इसलिए मानते हैं कि अनंत, अब ये जाती जाएगी जाती जाएगी, तो जैसे जैसे दूर जाएगी तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए अब वस्तु की जो प्रतिबिंब बनी है, इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएगी? देखो विशेषताएं क्या हो जाएगी? पहली विशेषता क्या हो जाएगी भाई? कहां पे बन रहा है वो स्थिति पर दर्शा दो। पहला, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। कहां बन रहा है? अनंत पर। अब अनंत पे बनेगा, देखो पहली की जस्ट उल्टी कौन सी है? 5वीं। पहले की उल्टी कौन सी होगी? 5वीं। पहली स्थिति पे प्रति वस्तु को कहां रखा गया था? अनंत पे। कहां बन रहा था? फोकस पर। अब फोकस पर रखते तो क्या बनेगा? अनंत पे। यही तो बात है, यही तो मैंने कहा उल्टा चलेगी। पहली स्थिति 5वीं, देखो 6 स्थितियां मैंने आपको बता रखी है। कितनी स्थिति? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी स्थिति। इन 6 स्थितियों की अगर अपन बात करें
तो छठी तो देखो अपवाद स्वरूप मान लो, छठी तो चलेगी अपने अपवाद में। क्या चलेगी? अपवाद में। अब क्या अपवाद होगा वो अभी मैं बता दूंगा धीरे धीरे करके। पहली स्थिति किसकी होगी? पहली स्थिति पे जब वस्तु होगा अनंत पे तो बनेगा फोकस पे, और जब फोकस पे रखा तो कहां पे बनेगा? अनंत पे। मतलब पहली और पांचवी एक दूसरे की क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। पहली स्थिति में वस्तु को कहां रखा था? अनंत पे, तो कहां बन रहा था? फोकस पे। अब पांचवी स्थिति में कहां रख रहे हैं वस्तु को? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। अब दूसरी स्थिति में कहां रखा था वस्तु को? दूसरी स्थिति में हमने वस्तु को रखा था अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा था? प्रतिबिंब बन रहा था अपने कहां पे बन रहा था? जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा गया था तो प्रतिबिंब बन रहा था अपने एफ और सी के बीच में। कहां पे? एफ और सी के बीच में। मतलब दूसरी वाली स्थिति पे जब प्रतिबिंब को रखेंगे तो चौथी वाली, और चौथी को फिर रखेंगे तो दूसरी वाली स्थिति वाले, वो उसकी विशेषता हो जाएगी, है ना। जब वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? प्रतिबिंब बनेगा अपने सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में रखते हैं, चौथी स्थिति अभी हमने पहले पढ़ी, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो कहां पे बन जाएगा? दोनों के बीच में बन जाएगा। कहां बन जाएगा? सी और अनंत के बीच में। और तीसरी में सी पे रखते हैं तो सी पे बनेगा, सी पे रखते हैं तो सी पे बनेगा। तो दो इस प्रकार से ये आपके ट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपने ट्रिक हो जाएगा। पहली पांचवी, दूसरी चौथी, तीसरी पर रखते हैं सी पे रखते हैं तो सी पे बनेगा, और छठी अपवाद है। छठी क्या है? अपवाद है। ठीक, अब इनको सबको सही तरीके से समझ लेना, आराम से समझ में नहीं आया तो ठीक है। अब देखो अगली विशेषता देखो, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। वस्तु से क्या होगा? अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पे थी, पहली वाली कंडीशन में क्या थी? जब वस्तु अनंत पे थी तो फोकस पर बन रहा था बिंदु साइज का, है ना। अब फोकस पर है तो अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। विवर्धित कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? विवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। और इनको वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण मान रहे अनंत पे, तो मान लिया कि अनंत पे कहीं ना कहीं अनंत पे तो मिलेगी, तो वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया और ये प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही है? नीचे जा रही, तो जहां पर भी मिलने की संभावना। हालांकि प्रकाश की किरणें समांतर जब होती है तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, चूंकि ये समांतर चलती रहती है और ये परावर्तन के पश्चात वास्तव में उधर से गुजरती है, इसलिए माना जाता है कि अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो अनंत पे होगा तो बड़ा भी होगा। क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा भी होगा। पता नहीं कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत में बनेगा। अब अनंत कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कोई पता नहीं। वास्तविक व उल्टा, और वास्तविक व उल्टा तो इनको पर्दे पर रख सकते हैं, तो अनंत पे रखेंगे पर्दा, फिर और तो क्या है, तो इनको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाली कंडीशन की बात कर लेता है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्थिति 6, जब वस्तु कहां रखी गई हो? जब वस्तु F मतलब फोकस व ध्रुव P के मध्य स्थित हो, P के मध्य स्थित हो, P के मध्य स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा? तो फटाफट देखते हैं डायग्राम। तो ये हो गया अपना डायग्राम क्लियर। अब अपन देखते हैं वस्तु को कहां रखा गया? F और P के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मान लिया कि ये यहां पे वस्तु रखी गई है। ओके, ठीक, A और B वस्तु, मतलब ये भाग A और ये भाग B। अब पहला नियम,
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, इस प्रकार से निकल जाएगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये बीच में वस्तु आ गई तो प्रकाश की इधर से कैसे गुजर गई, इधर से ना गुजरी, इसको बढ़ाओ मत, ये लागू तो हो रहा है ना भाई, यहाँ से प्रकाश की किरण आ गई, यहाँ से परावर्तित हो गई, यहाँ तक आगे रुक जाएगी, वस्तु आ गई बीच में, तो वस्तु बीच में आ गई तो क्या होगा, चलो यहाँ पे रुकी, इसको बढ़ाओ मत, पर अपन ज्यादातर बढ़ा देते, मान लो कि वस्तु इधर नहीं गई, है ना। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा तो यहाँ लागू होगा नहीं, फोकस वाला, तो फिर वो अपन ध्रुव वाला कर देते हैं, ध्रुव पे आपतित प्रकाश की किरणें तो उसी कोण के साथ में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार से ये निकल जाएगी। अब ये प्रकाश की किरणें जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे इनके बीच में गैप बढ़ रहा है, तो इधर तो कोई मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे ये परावर्तित प्रकाश की किरणें दूर जा रही है वैसे वैसे एक दूसरे के बीच में क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, तो जाहिर सी आगे जाएगी तो दूरी बढ़ेगी, तो मिलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। परंतु जब इनको आभासी तौर पे पीछे देखते हैं तो ये पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु पर मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है, यहां पर यह वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो ए डैश और बी डैश, वस्तु को कहां रखा गया है, मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर, सीधा, कहां बना, सीधा। अब देखो वस्तु इतनी, प्रतिबिंब बहुत बड़ा, तो इसकी विशेषताएं देखो, विशेषताएं क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो देखो विशेषताएं देखो, पहली विशेषता, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब पीछे कोई नाम नहीं, ऐसे नहीं पी और इधर अनंत दे दो, पीछे ही, पीछे कोई सी और एफ वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे बन रहा है। इधर तो क्या थे, सी और एफ अनंत थे तो कह देते थे कि भाई प्रतिबिंब सी पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, या प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, या एफ और पी के बीच में बन रहा है। अब इधर तो दर्पण के पीछे कोई है ही नहीं, कोई नाम है ही नहीं, तो दर्पण के पीछे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीधा दर्पण के पीछे बोलेंगे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। वस्तु से क्या होगा, देख लो, वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, बड़ा का मतलब विवर्धित कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विवर्धित प्रतिबिंब होगा। और अब ये वास्तविक और उल्टा नहीं है। 5 जो कंडीशन हमने पढ़ी है, कितनी स्थितियां हमने पढ़ी है, 5, टोटल 6, कुल स्थितियां कितनी अपन पढ़ रहे हैं, 6 स्थितियों में जो 5 स्थितियां हैं, कितनी स्थितियां, 5 स्थितियां, इन 5 स्थितियों में तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता समान थी। तीसरी विशेषता क्या थी, वास्तविक और उल्टा और पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विशेषता थी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है और पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। केवल पहली और दूसरी चेंज हो रही थी, ध्यान से देखना, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको आप ध्यान से देखना। पहली स्थिति से लगाकर 5वीं स्थिति तक केवल 2 ही विशेषताएं चेंज हो रही है, ये तो कहां पर बन रही है, एक बड़ा है या छोटा है। तीसरी विशेषता क्या लिखाई थी, वास्तविक और उल्टा, 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा, और चौथी विशेषता लिखाई थी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो तीसरी और जो चौथी विशेषता है वो इन 5 स्थितियों में क्या है, समान है। लेकिन छठी स्थिति मैंने कहा था अपवाद है। वो अपवाद इसलिए क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि पीछे आभासी तौर पर मिलती है। डैश डैश का मतलब है कि अपन इनको पीछे मिलाएं, कोशिश करें तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। जहां से आती हुई प्रतीत होती है वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी, और आभासी होने के साथ साथ में कैसा, सीधा है। मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है वस्तु और मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी में सीधा होगा। तो ये चेंज हो रही है विशेषता, आभासी व सीधा। और आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान रखना।
केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब आभासी है ना। तो ये दो विशेषताएं चेंज होती है, आगे बात समझ में, ये दो विशेषताएं चेंज होती है, इसका आपको ध्यान में रखना। इसलिए मैंने कहा था कि ये अपन ट्रिक से याद करें तो ये छठी विशेषता अपवाद हो जाएगी। तो पहली की उल्टी पांचवी, पहली की उल्टी पांचवी, पांचवी की उल्टी पहली, दूसरी की उल्टी चौथी, चौथी की उल्टी दूसरी, तीसरी की तीसरी, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे बनता है, और छठी अपवाद। तो तीसरी की तीसरी वक्रता केंद्र पे रखा, वक्रता केंद्र पे बढ़ गया तो बराबर साइज का होगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और छठी अपवाद तो पहली पांचवी की उल्टी, पांचवी पहली की, दूसरी चौथी की उल्टी और चौथी दूसरी की उल्टी, बस ये याद रखना है। बाकी तीसरी और पांचवी अलग अलग है। तो इस क्लास में इन 6 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार और रिवाइज करके वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।